अस्सलाम वालेकुम बीकॉम पार्ट 2 स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपने रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं और अगेन मैं आपको आज भी कोई सवाल सॉल्व नहीं कराऊंगा, बल्कि आज भी हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आपको हेल्प करूंगा मैं ताकि आप ये खुद से सॉल्व कर सकें। बेटा इस चैप्टर की ख़ास बात यही है कि ये चैप्टर वैसे तो लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं है। इसका सिर्फ एक सवाल करने के बाद ही आप इस काबिल हो जाते हैं कि बाकी सवालात जो है वो आप ख़ुद भी काफ़ी सारे सवाल आप ख़ुद भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, ज़रा देखिए इसको क्या लिखा हुआ है इसमें। पाकिस्तान लिमिटेड बैलेंस शीट डेटा, बैलेंस शीट डेटेड December 31, 2017 इज गिवन बिलो। चूँकि पहला क्वेश्चन ज़रा आसान था तो मैंने आप लोगों को शुरू में थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन करवा दिया, तो कोई बात नहीं, रमज़ान है ज़रा इसलिए मैं थोड़ा सा वैसे भी आप पे हल्का रखना चाह रहा हूँ। देखिए क्या है ये आपको नज़र आ रहा है डेटा, कैश से लेके अदर प्लांट एसेट, टोटल एसेट और फिर ये सब आपकी इक्विटीज़। अच्छा, रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? अच्छा, अदर डेटा में कुछ और भी मेंशन है। टोटल सेल ड्यूरिंग द ईयर 12 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 4,40,000, इन्वेंट्री एंड अकाउंट रिसीवेबल रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इसके अंदर इन्होंने आपको इन्वेंट्री जो है ना वो सिर्फ एक ही दी हुई है। सही है जी, इन्वेंट्री आपको इस सवाल में सिर्फ एक ही गिवन है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि सर अगर इन्वेंट्री और रिसीवेबल एक ही गिवन है तो ये कौन से वाली इन्वेंट्री कहलाएंगी, कौन से वाले इन्वेंट्री और कौन से वाले रिसीवेबल कहलाएंगे? क्योंकि मैंने आपको बताया कि इन्वेंट्री और अकाउंट रिसीवेबल बिगिनिंग अलग होते हैं, एंडिंग अलग होते हैं। हमने ये बात डिस्कस की थी कि बिगिनिंग इटसेल्फ अलग से कहीं पर भी काम नहीं आते। हम हर कंपटीशन में एंडिंग ही लेते हैं, यानी अगर मुझे कहीं पर करंट एसेट चाहिए होगा तो मैं उस करंट एसेट की कैलकुलेशन में मर्चेंडाइज और अकाउंट रिसीवेबल दोनों एंडिंग ही लूंगा। बिगिनिंग हमें सिर्फ कब दिए काम आते हैं जब हमें एवरेज निकालना हो। तो आज के सवाल में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि ये हमारे पास, ये देखिए अकाउंट रिसीवेबल है, ये इन्वेंट्री है, इन दोनों के आगे कहीं पर ये मेंशन नहीं है कि ये बिगिनिंग है या एंडिंग है। तो एक तो ये बात नोट कर लीजिए कि अगर क्वेश्चन के अंदर आपको अकाउंट रिसीवेबल और मर्चेंडाइज सिर्फ एक ही गिवन हो, बिगिनिंग और एंडिंग अलग अलग मेंशन ना हो, तो उसको नोट कर लीजिए कि वो जो एक गिवन होती है वो एंडिंग होती है और वही एवरेज भी होती है। यानी आपको इसमें एवरेज नहीं निकालनी, ये आपकी एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल और एंडिंग इन्वेंट्री है। अब जहां पर आपको सिर्फ करंट एसेट चाहिए होंगे वहां पे भी आप इसी को लिख लेंगे, और जहां पे आपको एवरेज चाहिए होता है, एवरेज हमें सिर्फ दो जगह चाहिए होता है, एक अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर में और एक इन्वेंट्री टर्नओवर में। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर और एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर के अंदर हम अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंट्री का एवरेज निकालते थे, बिगिनिंग प्लस एंडिंग डिवाइड बाय 2, तो एवरेज आती थी। अब इसके अंदर हमारे पास बिगिनिंग है ही नहीं, ये जो है वो एंडिंग है। जब तक कि बिगिनिंग नहीं कहेगा हम बिगिनिंग नहीं मानेंगे। अगर वो सिर्फ इन्वेंट्री और सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल कह रहा है तो वो हमारे लिए सिर्फ एंडिंग होगी, और चूंकि बिगिनिंग नहीं है खाली एंडिंग है तो फिर यही हमारे लिए एवरेज भी होगी। तो आज के सवाल में वैसे कुछ भी इसके अंदर ऐसी बात नहीं है कि जो मैं आपको बहुत तफसील से समझाऊं, बस इसमें समझने की बात क्या थी कि इसमें इन्वेंट्री और अकाउंट रिसीवेबल दोनों एंडिंग है और यही दोनों एवरेज भी है। तो अब इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वर्किंग कैपिटल के लिए करंट एसेट और करंट लायबिलिटी चाहिए। करंट रेशो हमारा जैसे कैलकुलेट होता है उसके लिए भी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी चाहिए, तो वो आप वर्किंग कैपिटल के लिए पहले ही कर चुके होंगे। एसेट टेस्ट रेशियो यानी कि क्विक रेशियो, इसके लिए हमें क्विक एसिड चाहिए होता है, और क्विक एसिड भी कोई मुश्किल नहीं है। जो करंट एसिड आप कैलकुलेट करेंगे
उनमें से दो चीज़ें माइनस कर दिया कीजिए, एक इन्वेंट्री और एक प्रीपेड, तो क्विक एसिड निकल के आ जाएंगे। और जो बाकी रह जाते हैं वो नॉन क्विक रह जाते हैं। खाली नॉन क्विक की हमें कहीं जरूरत नहीं है। इक्विटी रेशियो, डेट रेशियो, रिसीवेबल टर्नओवर, और ये रिसीवेबल टर्नओवर पहली मरतबा ऐसा होगा कि हमें इसमें एवरेज निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो एंडिंग पीवी है उसी को हम एवरेज मान लेंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर, इसमें भी हमें एवरेज इन्वेंट्री चाहिए होती है, बट हमें इसकी जरूरत नहीं है, जो हमें एंडिंग इन्वेंट्री दी है उसी को हम एवरेज मान लेंगे। और बुक वैल्यू पर शेयर, सही है। तो अब आप ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। करंट एसेट चाहिए आपको, ये देखिए कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इन्वेंट्री, प्रीपेड, इन सबको आप जमा कर लेंगे, करंट एसेट बन जाएंगे ये। फिर इसी में से क्विक एसेट निकालने हो आपको, तो करंट एसेट में से दो चीजें माइनस कर दीजिए, एक इन्वेंट्री और एक प्रीपेड। अगरचे प्रीपेड के आगे एक्सपेंस लिखा हुआ है, लेकिन ये बात आपको मालूम है कि प्रीपेड एक्सपेंस की कैटेगरी में नहीं आता। प्रीपेड हमारे लिए क्या होता है, एसेट होता है। फिर इसके बाद टोटल एसेट चाहिए होंगे हमें, तो टोटल एसेट के लिए हमें फिक्स एसेट चाहिए होंगे। तो फिक्स एसेट में हमारे पास एक बिल्डिंग है और एक प्लांट एसेट है, ये दोनों हमारे लिए क्या है, फिक्स एसेट। लेकिन फिक्स एसेट लेते हुए एक बात का बहुत ख्याल रखना है आपने, कि अगर आपको क्रेडिट साइड पे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन गिवन है, तो आपको बिल्डिंग और प्लांट एसेट में से माइनस करना होगा। लेकिन वो नहीं है तो बस इसी का अमाउंट टोटल ले लेंगे। और ऐसी अकाउंट रिसीवेबल भी जब आप लेंगे तो ख्याल रखिएगा, क्रेडिट साइड पे अगर आपको अलाउंस फॉर बैड डेट गिवन है, तो अकाउंट रिसीवेबल में से आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब आ जाइए करंट लायबिलिटी की तरफ। करंट लायबिलिटी में हमारे बैंक ओवरड्राफ्ट है, नोट पेबल है, अकाउंट पेबल है, सही है जी। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में हमारे पास सिर्फ एक ही है, और वो क्या है, लॉन्ग टर्म लोन। सिर्फ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहीं काम नहीं आती, या तो करंट काम आती है या टोटल काम आती है। तो करंट तो हमने यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया, ये लॉन्ग टर्म इसलिए हाईलाइट कर दिया कि करंट में लॉन्ग टर्म ऐड कर देंगे तो टोटल बन जाएगी। तो डेट रेशियो में टोटल लायबिलिटी काम आएगी आपकी, सही है जी। तो ये देखिए, ये करंट एसेट बन गए येलो वाले, ये ग्रीन वाले आपके फिक्स एसेट हो गए। येलो और ग्रीन दोनों को आप जमा कर लेंगे तो टोटल एसेट बन जाएंगे। ना इसमें अलाउंस फॉर बैड डेट माइनस करना है, ना अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, क्योंकि है ही नहीं। फिर ये जो आपको फिरोजी कलर से नजर आ रहा है, ये आपका करंट लायबिलिटी है, और जो रेड कलर से हाईलाइट है ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल लायबिलिटी बन जाएगी। तो अभी आप यहाँ तक जो आपने कैलकुलेट कर लिया, इससे आप क्या क्या मालूम कर सकते हैं, वर्किंग कैपिटल, करंट रेशियो, क्विक रेशियो और इन्वेंट्री टर्नओवर। क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर के लिए आपको इसमें फर्स्ट टाइम एवरेज अकाउंट रिसीवेबल और एवरेज इन्वेंट्री नहीं निकालनी, यही अकाउंट रिसीवेबल और यही इन्वेंट्री आपकी एवरेज कहलाएगी। और सेल आपको गिवन है, हाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालते हैं उस पर मैं आपको आता हूँ। फिर इसके बाद आपको निकालनी है शेयर होल्डर इक्विटी, और शेयर होल्डर इक्विटी के भी अगर आप कंप्यूटेशन वाले पेज पे जाके देखें तो मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए, लेकिन मैंने आपको एक बात ये कही थी कि जब तक पहला फॉर्मूला लगेगा हम दूसरे फॉर्मूले पे नहीं जाएंगे। और पहला फॉर्मूला क्या है, शेयर होल्डर की टोटल 5 इक्विटीज हैं, शेयर्स कैपिटल, शेयर्स प्रीमियम पॉजिटिव, शेयर डिस्काउंट नेगेटिव, रिटेन अर्निंग क्रेडिट है तो पॉजिटिव, डेबिट है तो नेगेटिव, और रिजर्व। समटाइम ये पांचों के पांचों ले लीजिए, 4 हो 4 ले लीजिए, 3 हो 3 ले लीजिए। इनफैक्ट अगर कोई एक भी हो तो वो एक ही ले लीजिए, और अगर कोई एक भी ना हो तो फिर आप अपने जाएंगे दूसरे वाले फॉर्मूले पे। तो आप जरा जाइए, जाके देखिए कंप्यूटेशन में दूसरा वाला फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू शेयर होल्डर इक्विटी। बेसिकली जो कैपिटल का फॉर्मूला होता है ना, वही शेयर होल्डर इक्विटी का फॉर्मूला होता है। लेकिन कब, जब आपको ये शेयर्स कैपिटल, रिटेन अर्निंग और रिजर्व ना हो। तो हमें अभी दूसरे वाले फॉर्मूले पे जाना नहीं है, क्योंकि ये मेरे पास ये शेयर होल्डर इक्विटी की 3 चीजें मौजूद हैं। कोई बात नहीं, अगर एक भी कीमत होगा तो हम उसी एक का सहारा ले लेंगे, हमें कोई मसला नहीं है, सही है। अच्छा, तो भाई बहुत ही आसान सवाल है, मैं आप पे जो है वो बहुत ही हल्का हाथ रखा हूं। अच्छा, अब ये तो सब कुछ कैलकुलेट आप कर लेंगे। हाँ, बुक वैल्यू पर शेयर के लिए आपको क्या करना है, शेयर होल्डर इक्विटी वो तो आपने निकाली, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर निकालने का सिर्फ एक तरीका है, वो क्या है कि ये जो शेयर्स कैपिटल होता है ना, ये 1,20,000 ये अमाउंट है, इसको अगर आप 10 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आ जाएंगे। तो बेटा ये सारी चीजें आपको पहले कंप्यूट करनी है। तरीकेकार इसका बड़ा सिंपल होता है कि जितनी फॉर्मूले आपके, जितने रेशियोज ने आपसे पूछे ना, आप पहले देख लिया करो कि इन रेशियो से हमें किन किन चीजों की जरूरत है इन रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए। तो उस रेशियो, उन तमाम चीजों को पहले आप पहले दूसरे पेज पे मुकम्मल कैलकुलेट कर लो। फिर उसके बाद फ्रेश पेज पे जाइए और वहां पे जस्ट आप अपना फॉर्मूला पुट कीजिए
और उस फॉर्मूले के अंदर जो वैल्यूज आपको चाहिए वो अपने कंप्यूटेशन वाले पेज से उठाइए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रखिए। अगर सिर्फ रेशियो है तो डिवाइड कर दीजिए और जो आंसर आए उसको 1:1 करके लिख दिया, 2:1, और जो फाइनल आंसर आएगा उसको बॉक्स में डाल दीजिए। रेट है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए और जो आंसर आया उसके आगे परसेंटेज का निशान लगा दीजिए। तो बेटा आखिरी बात रहेगी वो क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हमारी पहले वाले फॉर्मूले से नहीं निकल सकती। जाइए जरा जाके देखिए, अगर आप अपने कंप्यूटेशन वाले पेज पे जाके देखें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का अब तक जो तरीका मैंने बताया था वो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा। वजह क्योंकि ना इसमें इन्वेंट्री बिगिनिंग है ना परचेज है। चलिए इन्वेंट्री एंडिंग तो है, सेट है, इन्वेंट्री बिगिनिंग भी नहीं है और परचेज भी नहीं है, तो इसके बगैर तो नहीं हो सकता। तो फिर हमारे पास एक और फॉर्मूला है, उसी के नीचे जाके देखिए तो आपको एक और फॉर्मूला नजर आ रहा होगा। अगर हम सेल में से ये ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। भाई अगर मैं सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करता हूँ तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, तो अगर सेल में से मैं ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दूंगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आ जाएगी। तो ये आपके पहले सवाल की कुछ चीजें थी, वो बहुत आसान सा सवाल था, इसलिए इसमें कोई आपको मुश्किलात नहीं है। अब आ जाइए आप अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है पार्कलैंड कंपनी का, और इसमें इन्होंने आपसे क्या क्या पूछा है, ये भी आसान सा सवाल है। अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, करंट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो यानी क्विक रेशियो। चलिए अब तक जो है बार बार एसिड टेस्ट रेशियो आ रहा है, इसको मैं क्विक रेशियो कर देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि इसको क्विक रेशियो भी कहते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर और आगे लिखा हुआ टाइम एंड डेज, तो इसको बताने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता है इन्वेंट्री टर्नओवर और अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर दोनों के अंदर ए और बी दो फॉर्मूले लगते हैं। पहला फॉर्मूला लगता है टाइम ऑफ टर्नओवर जो कि है नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, और इन्वेंट्री टर्नओवर के अंदर भी टाइम ऑफ टर्नओवर निकलता है, उसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो ये कहे ना कहे हमें दोनों निकालने हैं, एक टाइम ऑफ टर्नओवर और दूसरा डेज ऑफ कलेक्शन। और इन्वेंट्री टर्नओवर में टाइम ऑफ टर्नओवर और दूसरा डेज ऑफ सप्लाई, तो उसमें ए और बी दोनों एक साथ कैलकुलेट होते हैं। देन वेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल एंड वेट ऑफ नेट प्रॉफिट ऑन सेल। तो आइए इसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये अकाउंट पेबल, एक्रूड एक्सपेंस यानी टैक्स पेबल, ये दोनों क्या है हमारे लिए, लायबिलिटी। आप चाहें तो इन चीजों के आगे आप लिखते रहिए ताकि आपको याद रहे। इस चैप्टर के अंदर वैसे तो ये लेंथी है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर मेरे लिए पढ़ाने में इसकी आसानी हो जाती है कि बस मुझे आपको सिर्फ स्क्रीन पे ये बताना है कि कौन कौन सी चीजें एसिड हैं, कौन कौन सी चीजें लायबिलिटी है। बस अब आपने उसको कैलकुलेट करना है और फिर वैल्यूज को पुट करके कैलकुलेटर से आंसर निकालना, कोई मेहनत नहीं करनी है। हाँ, इसके आगे के कुछ सवाल होंगे जो टिपिकल होंगे, तो इंशाल्लाह उसको उस वक्त डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद मर्चेंडाइज, देखिए दोनों आ गई। तो अब जो जनवरी वाली मर्चेंडाइज है वो फिलहाल हमारे किसी काम की नहीं है। हाँ, लेकिन ये जो दिसंबर 31 वाली है ये हमारे लिए करंट एसिड है। मार्केटेबल सिक्योरिटी ये भी करंट एसिड है। तो अब मैं यहाँ पे करंट एसिड को ग्रीन से कर देता हूँ। चलिए ये अकाउंट रिसीवेबल भी जनवरी वाला भी आ गया, दिसंबर वाला भी आ गया, तो मैं यहाँ पे दिसंबर वाला ले लूंगा, ये मेरे लिए करंट एसिड है। सही, आप चाहें तो उसके आगे CA लिख दीजिए, करंट एसिड। और फिर इसके बाद मुझे एसिड के अंदर ये एक करंट एसिड और नजर आ गया, क्या, कैश। तो देखिए करंट एसेट कितने हो गए, मार्केटेबल सिक्योरिटी, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री दिसंबर वाली, मार्केटेबल सिक्योरिटी, अकाउंट रिसीवेबल दिसंबर वाला और कैश, ये चारों मिला के हमारे क्या हो गए, करंट एसेट। अगेन आपको एक बात बता रहा हूँ कि जो मर्चेंडाइज और अकाउंट रिसीवेबल आपको जनवरी 1 की नजर आ रही है, इससे परेशान नहीं होइएगा, ये सिर्फ एवरेज निकालने के लिए होता है। अदरवाइज आपको जहां पे करंट एसेट लिखने होते हैं वहां पे हम एंडिंग लेते हैं। और ऊपर वाले सवाल में आपने देख लिया कि कभी तो हमें जनवरी 1 के मर्चेंडाइज और अकाउंट रिसीवेबल गिवन भी नहीं होता, तो हम बस एंडिंग को ही एंडिंग भी मान लेते हैं और एंडिंग को ही एवरेज भी मान लेते हैं। लेकिन अब इस सवाल में एवरेज निकालना होगा, और कब निकालना होगा, जब आपको इन्वेंट्री टर्नओवर और अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर कैलकुलेट करना होगा। क्लियर है बात? अच्छा, अब ये देखिए ये करंट एसिड, करंट लायबिलिटी होगा, ये करंट एसिड होगा, तो इससे हमारी दो चीजों तो हो गई मुकम्मल, एक वर्किंग कैपिटल निकल जाएगा और एक करंट रेशियो निकल जाएगा। क्विक रेशियो के लिए आपको डिवाइड करना होता है करंट लायबिलिटी से, तो करंट लायबिलिटी तो ये नहीं दोनों आपके पास। क्विक एसिड बड़ा सिंपल है कि जो करंट एसिड का टोटल आएगा उनमें से दो चीजें माइनस करते हैं। ये जो आपको 4 करंट एसिड नजर आ रहे हैं, इनमें से आप मर्चेंडाइज माइनस कर दीजिए, प्रीपेड है नहीं, तो ये माइनस कर देंगे, क्विक एसिड निकल के आ जाएगा। तो ये 3 होगा। इसके बाद इन्वेंट्री टर्नओवर। अब इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री तो निकल जाएगी, ये जनवरी 1 की इन्वेंट्री और ये दिसंबर 31 की इन्वेंट्री, इन दोनों को प्लस कीजिए, डिवाइड बाय 2। ऊपर आएगा न्यूमरेटर में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आपके लिए पहला वाला फॉर्मूला लगेगा, बल्कि मैं तो आपसे कहता हूं कि जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर रहे हो
तो सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बजाय पूरी इनकम स्टेटमेंट ही बना कीजिए, उसी में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आ जाएगी, उसी में नेट सेल भी आ जाएगी, उसी में ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी आ जाएंगे, उसी में ग्रॉस प्रॉफिट भी आ जाएगा, उसी में नेट प्रॉफिट भी आ जाएगा। जब आपकी जिस चीज की जरूरत हो आप इसकी इनकम स्टेटमेंट उठाइए, जाके वहां पे पुट कर दीजिए। तो इसलिए मेरा मशवरा यह है कि सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अलग से कैलकुलेट ना किया कीजिए, पूरी इनकम स्टेटमेंट एक साथ बना लीजिए। तो आइए पूरी इनकम स्टेटमेंट एक साथ ड्रॉ करते हैं। देखिए सेल नजर आ रही है आपको। अभी सेल के आगे कहीं पर मेंशन नहीं है कि सेल में कैश का पोर्शन कितना है और क्रेडिट का कितना पोर्शन है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि पर्टिकुलरली इस चैप्टर के अंदर फिर हम ये एज्यूम करेंगे कि जो सेल है वो सारी की सारी क्रेडिट सेल है। वजह इसकी ये है कि बेटा जब मुझे यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर कैलकुलेट करना होगा ना, तो मुझे चाहिए होगा न्यूमरेटर में नेट रिसीवेबल, नेट अकाउंट सॉरी नेट क्रेडिट सेल। तो अब जब सवाल में मुझे पता ही ना हो कि सेल क्रेडिट में कितनी और कैश में कितनी, तो बस हम इस वाले चैप्टर के लिए मान लेंगे कि सारी की सारी सेल क्रेडिट पर है। तो भाई क्रेडिट सेल ये हो गई 10,92,000, नेट बनाने के लिए 40,000 माइनस कर देंगे तो नेट सेल आ गई। अब आप इसी को नेट क्रेडिट सेल भी बोलिए और इसी को टोटल नेट सेल भी बोलिए। जहां पे आपको नेट क्रेडिट सेल रखनी है वहीं पर भी आप यही अमाउंट रखेंगे और जहां पे आपको टोटल सेल लेनी है वहां पे भी आप यही अमाउंट रखेंगे। बट किसी ऐसे सवाल में जिसके अंदर आपको कैश और क्रेडिट दोनों का पोर्शन अलग अलग बता दिया, तो नेट क्रेडिट सेल लेते हुए सिर्फ क्रेडिट सेल और उसमें से रिटर्न डिस्काउंट माइनस करना है। और अगर आपको टोटल सेल जहां पे लेनी हो तो वहां पे आप क्रेडिट और कैश दोनों सेल को मिला के फिर सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट माइनस करेंगे तो वो टोटल सेल होगी आपकी। सेल 12 लाख सिर्फ क्रेडिट वाली लें या टोटल वाली लें, खाली कैश वाली कहीं काम नहीं आती, या तो क्रेडिट वाली काम आएगी या टोटल काम आएगी। तो दोनों में आपको रिटर्न डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा। चलिए नेट सेल आगे लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमारा पहला वाला फॉर्मूला लगेगा, क्यों? क्योंकि मर्चेंडाइज इन्वेंटरी बिगिनिंग भी है, ये परचेज भी है हमारे पास, सही है, और ये मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग भी है। तो मर्चेंडाइज बिगिनिंग एट परचेज कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल लेस मर्चेंडाइज एंडिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का टोटल आपको दिया हुआ है, तो आपके पास क्या आ गया? नेट प्रॉफिट। क्लियर हो गई बात? फिर इसके बाद आपको रेट ऑफ नेट प्रॉफिट आपका आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट भी आपका आ गया। अच्छा, इसके अंदर उन्होंने इक्विटी रेशियो पूछा ही नहीं है, ना डेट रेशियो ना इक्विटी रेशियो। फिर भी हो सकता है आपके ध्यान में एक सवाल आए कि सर फर्ज करें कि अगर इस सवाल में वो डेट रेशियो पूछ लेता, तो डेट रेशियो के लिए सिर्फ करंट लायबिलिटी नहीं चाहिए होती, डेट रेशियो के लिए हमें टोटल लायबिलिटी चाहिए होती है, जबकि इस पूरे सवाल में कहीं पर भी करंट लायबिलिटी के अलावा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है ही नहीं। भाई करंट लायबिलिटी तो मैं टोटल कर लूं तो वो मेरे वर्किंग कैपिटल में और करंट रेशियो में और क्विक रेशियो में काम आ जाएगी, लेकिन डेट रेशियो के लिए तो मुझे करंट में लॉन्ग टर्म ऐड करूंगा तो टोटल लायबिलिटी बनेगी ना। अब यहाँ पे उसने डेट रेशियो पूछा तो नहीं है, लेकिन मेरा आपको बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि फर्ज कर लीजिए कि अगर वो यहाँ पे डेट रेशियो पूछ लेता, अगर वो डेट रेशियो पूछ लेता तो आपके पास लॉन्ग टर्म लायबिलिटी तो नहीं है उसको करंट लायबिलिटी में ऐड करने के लिए, तो बेटा फिर जो करंट लायबिलिटी है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं कि वही हमारी टोटल लायबिलिटीज भी हैं। देखो बेटा कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बड़े आसान दिखते हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जो मुश्किल होती है। मैं आपको पहले भी बार बार बता चुका हूँ कि कभी कभी एक बहुत अच्छे बैट्समैन के लिए तेज बॉल खेलना बड़ा आसान होता है, लेकिन कभी कभी वो बहुत अच्छा बैट्समैन बहुत ही स्लो बॉल पे बोल्ड हो जाता है, बहुत स्लो बॉल पे आउट हो जाता है। तो ये जो स्लो बॉल होती है ना, ये ज्यादा खतरनाक होती है तेज बॉलों से। तो अब मैंने आपको क्या बात बताई कि जब कभी आपको डेट रेशियो कैलकुलेट करना हो और टोटल लायबिलिटीज गिवन ना हो, यानी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी गिवन ना हो, तो करंट है ही, करंट कोई और क्या मान लेंगे हम? टोटल लायबिलिटी। क्लियर? फिर ऐसी आपको अगर डिनोमिनेटर में आपको टोटल एसेट रखने होंगे, भाई टोटल लायबिलिटी तो ऊपर आएगी ना, टोटल एसेट नीचे आएंगे। अब अगर आपको टोटल एसेट में भी सिर्फ करंट एसेट गिवन है, फिक्स है ही नहीं, तो जाहिर है वो फिक्स एसेट करंट में ऐड नहीं हो सकते क्योंकि फिक्स है ही नहीं आपके पास, तो फिर उन्हीं करंट एसेट को ही आप टोटल एसेट भी मान लेंगे। ये बात क्लियर हो गई? सही है। तो जैसे मैंने बताया कि इन्वेंट्री और अकाउंट रिसीवेबल कभी कभी सिर्फ एंडिंग होते हैं, तो वही एंडिंग हमारे लिए एवरेज भी बन जाते हैं। तो आज मैंने मजीद क्या बात बताई कि कभी कभी सिर्फ करंट एसेट होते हैं, फिक्स नहीं होते, तो फिर करंट तो करंट ही है, वही टोटल एसेट भी बन जाएंगे। ऐसी की करंट लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं है, तो करंट लायबिलिटी तो सिर्फ करंट लायबिलिटी है, वही लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी बन जाएंगी। प्लस इसके अंदर उन्होंने आपसे इक्विटी रेशियो नहीं पूछा। अगर इक्विटी रेशियो पूछता तो जाहिर है आपको शेयर होल्डर इक्विटी के लेनी पड़ती, और शेयर होल्डर इक्विटी के लिए हमने एक बार डिसाइड किया है कि शेयर होल्डर की 5 इक्विटीज है, जब तक उनमें से कोई एक भी होगी, 4 बेशक ना हो, एक भी होगी तो हम पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन अगर एक भी ना हो
तो फिर हम चले जाते हैं दूसरे फॉर्मूले पे। लेकिन देखिए यहाँ पे इसने आपको एक इक्विटी दी हुई है, ये देखिए, ये आपको नजर आ रही है रिटेन अर्निंग। तो कोई बात नहीं, बाकी की 4 नहीं है तो आप इसी एक को मान लेंगे। तो आप एक काम कीजिए कि अगर आप चाहें तो इसी सवाल का डेट रेशियो और इक्विटी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है बात? कोई मुश्किल तो नहीं है। 2 सवाल हो गए। चलिए तीसरा सवाल, ये तो बेइंतहा आसान है, यानी इस सवाल में तो हद ही कर दी कि इन्होंने आपको जो कैलकुलेशन आपको करनी होती है वो कैलकुलेशन भी इन्होंने आपको खुद ही करके दे दी। बस आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है अपने फॉर्मूले में। ये देखिए ये फरीद लिमिटेड है, सेल बताई हुई ऑन अकाउंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। अब यही एवरेज भी है, और जहां पे करंट एसेट के लिए चाहिए होंगे ना, करंट एसेट के लिए हम एंडिंग लेते हैं तो इसी को एंडिंग भी मान लो, यही एवरेज भी है। सही है। फिर इसके बाद नेट इनकम, फिर टोटल एसेट, टोटल लायबिलिटी, टोटल करंट एसेट, टोटल करंट लायबिलिटी। भाई तो इसमें करना क्या है, इसमें तो आपके लिए सभी कुछ तो उन्होंने आसान कर दिया। भाई जहां पे वर्किंग कैपिटल चाहिए, ये लो, ये करंट एसेट और करंट लायबिलिटी गिवन है। डेट रेशियो चाहिए, इक्विटी रेशियो चाहिए, तो डेट रेशियो के लिए टोटल लायबिलिटी चाहिए, तो टोटल लायबिलिटी भी गिवन है। सही है। फिर आपको डेट और इक्विटी रेशियो के लिए टोटल एसेट चाहिए, तो टोटल एसेट भी गिवन है। तो यहाँ पे तो आपको कोई कंप्यूटेशन भी नहीं करनी, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट द रेशियोज, गेट द आंसर। तो देखिए बहुत आसान है। करंट रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेट। अब इन्वेंट्री टर्नओवर के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है। एवरेज इन्वेंट्री हमें कैलकुलेट करनी पड़ती थी, ओपनिंग प्लस एंडिंग डिवाइड बाय 2, यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री भी गिवन है। सही है। तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, रिटर्न का मतलब होता है नेट इनकम, ये मैं पहले बता चुका हूँ। ये देखिए रिटर्न, नेट इनकम आपको गिवन है, टोटल एसेट भी गिवन है। तो यानी मेरे नजदीक तो ये सवाल नंबर 3 सबसे ज्यादा आसान सवाल है, कोई इसके अंदर ऐसी बात ही नहीं है कि जो आप ना कर सकते हो। तो बेटा ये टोटल 3 सवाल है। मोस्ट ऑफ द टाइम इस चैप्टर में ऐसे ही होगा कि मैं आपको बजाय प्रॉपर सॉल्यूशन कराने के, मैं आपको इस तरीके से गाइड करूंगा, ये आपको सवाल करने होंगे। तो ये हमारी इस वीक की एडवांस अकाउंटिंग की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लास्ट क्लास है। अब आपकी जो अगली क्लास होगी वो नेक्स्ट वेडनेसडे को होगी। तो अब आपके पास काफ़ी टाइम है। तो ये 3 सवाल तो अपनी जगह हो गए। ये जो जी चौथा सवाल बीच में छोड़ दिया, 5वां मैं आपको करवा चुका हूं। और छठा, हाँ ये जो 6 क्वेश्चन है ना, ये बिल्कुल 5 की तरह से, हु बहु 5 की तरह से ही है, मैंने दिया नहीं, काफी लेंथी क्वेश्चन है। तो इसको भी आप अपने इस असाइनमेंट में नोट कर लीजिए कि ये भी आपको करना हो। तो 1, 2, 3 और 6 सही है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मिलते हैं, देखते हैं फिर अगली क्लास में क्या होता है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।